हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, चाहे वो वर्दी का लक्ष्य हो, चाहे वो सरकारी जॉब का लक्ष्य हो, और इसके लिए तपना होगा। तो दोस्तों, आज का सवाल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला की बात की जा रही है। दोस्तों देखिए, हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। 50 प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए इस तरह से लाइव क्लासेस लाते हैं ताकि आप कुछ सीख सके और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सके। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना है। बस इतना करना है और फ्री में आपको इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सेट आपको मिलेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एशियाई खेलों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले जानें कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत जो की गई थी, याद रखना है, शुरुआत की गई थी 1951 ईस्वी में, ठीक है। 1951 ईस्वी में एशियाई खेलों की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में। इसे भी याद रखें, नई दिल्ली में सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई थी? तो नई दिल्ली में शुरुआत की गई थी एशियाई खेलों की 1951 ईस्वी में। अगर बात कर लें कि सबसे पहली भारतीय जो कि क्या जीती थी, वो स्वर्ण जीती थी, गोल्ड मेडल जीती थी, तो वो थी कमलजीत सिंधु, ठीक है, कमलजीत सिंधु, जो कि 400 मीटर के दौर में, 400 मीटर के दौर में, ठीक है, स्वर्ण जीती थी। अब कब हुआ था ये गेम? 1970 ईस्वी में। इसे भी याद रखें, 1970 ईस्वी में जो ये एशियाई खेल खेला गया था उसमें कमलजीत संधू ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। हर एक प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ हो जाएगा, बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन की अगर बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, तो सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु जो है भारत में बड़ा उत्पादक राज्यों में से है। पवन ऊर्जा की बात यहाँ पे की जा रही है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वर्ल्ड की बात करें, तो जर्मनी जो है पवन ऊर्जा में पहला स्थान रखता है, जर्मनी। और भारत की अगर बात करें तो तमिलनाडु। तीसरा, भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लें। नागरिक का अधिकार है, राज्य का दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है और मूलभूत अधिकार है। इसका सही जवाब अगर देखें तो ये मूलभूत अधिकार है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ मिलता है? भाग 3 में मिलता है। याद रखना है, भाग 3 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है ये 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हम लोगों का कितना है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, याद रखना है। 7 प्रकार के थे, एक हटा दिया गया है। 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है, संविधान देता है, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। अब यहाँ पे बात करना है कि भारत में जो शिक्षा है इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में कब दिया गया है, ये भी याद रखें। पहले ये वर्णित नहीं था, लेकिन बाद में मौलिक अधिकार को इस मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को शामिल किया गया है। कब? तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। ये सारी पॉइंट को आप याद करें या फिर नोट कर लें। संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में। देखिए, हर एक पॉइंट को नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर याद रखें, ठीक है। याद रखें, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया था? मूलभूत अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में इसे अनुच्छेद 21 में ए के रूप में वर्णित कर दिया गया था। अनुच्छेद 21 के ए में यह वर्णित कर दिया गया था कि शिक्षा जो है वो मूल अधिकार है नागरिक का, और यह कितने से कितने वर्षों तक? 6 से 14 वर्षों तक के जो भी बच्चे हैं उसको मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों,
सिर्फ सेट करवाना यहाँ पे मकसद नहीं है, बल्कि एक एक प्रश्नों का, एक एक ऑप्शन का आपको यहाँ पे शिक्षा देना जरूरी है। जितनी जानकारी आप ले सकें, ये 50 क्वेश्चंस देते देते हो सकता है या 500 क्वेश्चन आपके लिए फायदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज देखते जाना। शांत घाटी स्थित है। देखिए, शांत घाटी क्वेश्चंस को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेश किया जाता है। शांत घाटी को साइलेंट वैली कहते हैं। देखिए, अक्सर परीक्षाओं में साइलेंट वैली ही पूछा जाता है, साइलेंट वैली ही पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो दोनों चीजों को आप याद रखें। और यह कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ये शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। और यह जो है वो 89 वर्ग किलोमीटर में है। कितना में है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक जैव विविधता से भरे हुआ यह जगह है, जैव विविधता से भरा हुआ यह शांत घाटी है केरल का, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 89 वर्ग किलोमीटर में है, इसे साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। 4-5 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में बन जाता है। देखिए, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या पूछ रहा है। तो समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या की अगर आप गिनती करें तो ध्यान से देखें। एक महाराष्ट्र हो जाएगा, देखते जाएं। देखिए, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पास है। महाराष्ट्र गुजरात हो गया, उसके बाद गोवा की बात कर ले, उसके बाद कर्नाटक की बात कर ले, कर्नाटक भी है। उसके बाद अगर बात करें तो केरल भी हो जाएगा, केरल भी है समुद्री तट के किनारे। उसके बाद तमिलनाडु भी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके आगे बढ़ें तो कौन है, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद आगे बढ़ें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो गिनती आप कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9। अगर पूछा जाए कि समुद्री तट सबसे बड़ा किसका है तो यह गुजरात का हो जाएगा। सबसे बड़ा समुद्री तट, ये सबसे बड़ा समुद्री तट है, याद रखना है, सबसे बड़ा समुद्री तट। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। सबसे बड़ा समुद्री तट कौन है, गुजरात है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा समुद्री तट किसका हो जाएगा, सबसे बड़ा समुद्री तट किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। याद रखना है, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए, तैयारी कराई जा रही है, ना कि हम सिर्फ सेट करवा रहे हैं। सिर्फ सेट करवाना होता तो 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देते, 10 से 15 मिनट में खत्म। लेकिन यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, तो 50 प्रश्न के बदले आप ढेर सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। एक एक चीजों को इतना समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आए आप आसानी से उसको बना दें। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देख लें कि 9 किस तरह से राज्य है जो कि समुद्र के किनारे किनारे है। एकदम हाथ पे आप इसको गिन लेंगे और लगभग पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जियो से क्वेश्चन से बराबर पूछ दिया जाता है। अगर गुजरात की बात करें तो सबसे बड़ा समुद्री तट है इसका, पूरे भारत की बात करें तो अगर प्रायद्वीपीय भारत पूछ दिया तो सबसे बड़ा समुद्री तट को किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए, भारत का जो भी सीमा क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया। तो सबका थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लें। तो जानकारी लेने के क्रम में आपको 2-3 देश जो है सबसे बड़ा बनाता है, सीमा बनाता है। जैसे कि इसका सही जवाब अगर बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। यह लगभग 4096 किलोमीटर का सीमा है। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा है, 4096 किलोमीटर का। तो सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ है, ये याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर चीन का नंबर आता है, उसके बाद म्यांमार का नंबर आता है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बांग्लादेश का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक हुआ करता था, दोनों पाकिस्तान था, और उसका जो सीमा रेखा का तय किया था, सीमा रेखा को तय किया था वो कौन था,
रेड क्लिफ था। देखिए ये भी याद रख लें, पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा का निर्धारण किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ हो जाएगा। चीन की अगर बात करें तो ये मैकमोहन हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी जो झील है वो बुल्लर झील है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील वो पूछा जाए, विश्व की सबसे बड़ी झील, पहले सबसे बड़ी झील की बात कर लें। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। देखिए ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कैस्पियन सागर है। एक क्वेश्चन यहां बना, 2 क्वेश्चन बना, तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें, चौथा क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो गया। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें, विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो ये कौन है? ये बैकाल झील है। अगर 5वां क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पे राइज होता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो ये भी बैकाल ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, पढ़ें। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को देखना होगा। आगे देखेंगे 8वां नंबर, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम चर्चा करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो यह 1987 ईस्वी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे स्थापना किया गया था 1987 ईस्वी में। याद रखना है इस चीज को, उत्तर प्रदेश में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध की अगर हम बात करें तो किसके लिए यह प्रसिद्ध है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बारहसिंघा के लिए, ठीक है, और एक बाघों के लिए, ठीक है, बाघों के लिए, बारहसिंघा के लिए यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति, याद रखना है, श्वेत क्रांति के नाम से ऑपरेशन फ्लड को जाना जाता है। क्वेश्चन कभी श्वेत क्रांति पूछ दे या फिर ऑपरेशन फ्लड, दोनों एक ही है। और यह कब शुरुआत किया गया था? 1970 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। याद रखें, ऑपरेशन फ्लड जो भारत में हुआ था वो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। भारत में इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, ये याद रखना है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में जनक माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का या फिर श्वेत क्रांति का, जो कि दूध से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से। देखिए यहां भी 3-4 क्वेश्चन हो गया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। यह कब शुरुआत किया गया था? 1970 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। भारत में किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जन्मदाता भी माना जाता है। इस तरह से प्रश्न को पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर हो जाएगा, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो ये आसान है, इसको आप समझ लें, ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत किधर है? दक्षिण एशिया। आगे, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है? लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है ये बताना है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो ये 30 डिग्री में अंतर आता है, 30 डिग्री। इसे अगर आप याद रखें तो इस तरह से, ठीक है, इसके बीच का अंतर हम बता देंगे। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है जिसमें से अंतर अगर आप देखें तो लगभग कितना का आता है? लगभग आता है 30 डिग्री का अंतर आता है कि नहीं? आप देख लें, भारत जो स्थित है वो 8 डिग्री 4 सेकेंड 37 डिग्री 6 सेकेंड के बीच में स्थित है, और इसमें जो अंतर आता है लगभग 30 का अंतर आता है, 30 डिग्री का। तो इसको ध्यान देना है। आगे देखेंगे,
देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? फिर यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन अंतर इतना हुआ है कि देशांतरीय विस्तार पूछा जा रहा है, तो देशांतरीय विस्तार में भी ये 30 डिग्री का ही अंतर है आपको। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये 2-3 बार करवा चुके हैं, ये कुषाण शासक के द्वारा चलाई गई है। आगे देखेंगे 14 नंबर, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? देखिए चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो चौसा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। कहाँ है चौसा? बक्सर में है। बक्सर में है चौसा, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है, ठीक है, बक्सर। और बक्सर में कहाँ है? चौसा में युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यह किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के शासक ही एलिफेंटा गुफा का निर्माण किया है। और राष्ट्रकूट के अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक की अगर हम बात करें तो दंती दुर्ग को माना जाता है, दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग को माना जाता है संस्थापक राष्ट्रकूट का, ठीक है। और इसमें इस गुफा में किस चीज का मूर्ति है, किस चीज का है? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का इसमें मूर्ति है, मूर्ति कह सकते हैं या फिर चित्र कह सकते हैं। महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा में है। और इसे 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किसको? एलिफेंटा की गुफा को, याद रखना है, एलिफेंटा की गुफा को रखा गया है। अगला देखिए, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तापांतर पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वार्षिक तापांतर? तो ये टैगा प्रदेश हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखेंगे 17, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी, व्यस्तम व्यापारिक नदी की बात की जाए तो ये राइन है। और यह कहाँ है? यूरोप में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे 18, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं ये बताना है। तो स्लेज का जो निर्माण करते हैं ये सील की हड्डियों से करते हैं, सील की हड्डियों से करते हैं। बर्फ में एस्किमो के जनजाति रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बर्फ, खास करके उत्तरी ध्रुव, ध्रुवों कह सकते हैं, सीधे सीधे ध्रुव कह सकते हैं, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव पर, अलास्का के प्रदेशों में, खास करके ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, ये सारे प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। और एस्किमो के जो घर होते हैं, घर को बोला जाता है इग्लू। घर को क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। तो इस सारे प्रश्न को भी आप देखें। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो वर्षा वन है, यह जंगल कह सकते हैं, ये कहाँ स्थित है? यह ब्राजील में स्थित है, ब्राजील के, और ब्राजील देश में अमेजन है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसे माना जाता है। अगर दूसरा बात करें, दूसरा सबसे बड़ा तो ये कांगो है, ये भी याद रखें, ये कौन है? कांगो है। कांगो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा है। अगर भारत में बात करें कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो खास करके पश्चिमी घाट में यह पाए जाते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में, असम में, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं, इसे याद रखना है। आगे 20 नंबर, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अंशांश कौन सा है? अंशांश रेखा की बात की जा रही है, तो यह भूमध्य रेखा है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्र में होता है, बीच में होता है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी
अभी हमने बात किया था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में बक्सर के चौसा नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, बक्सर के चौसा नामक जगह पे हुआ था। उसके बाद फिर अगला वर्ष युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? यह कहाँ हुआ था? कन्नौज में। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे जैसे ही जीता शेरशाह सूरी, तो हुमायूं जो था, हुमायूं के बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। हुमायूं को छोड़ के भागना पड़ा यहाँ से, और उसके बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना शेरशाह के द्वारा किया गया था। अगर कालिंजर युद्ध का चर्चा कर लें तो कालिंजर जो युद्ध किया गया था शेरशाह के द्वारा, ये 1544 ईस्वी में किया गया था। और इसी युद्ध के क्रम में इसकी मौत हो गई थी, शेरशाह की मौत हो गई थी। चौसा का युद्ध 1539 में, ये हम बता चुके हैं। अगला नंबर सवाल 22, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की चर्चा की जा रही है, तो अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे पहले जो आयोजित किया गया था, यह किया गया था लखनऊ में सन 1936 ईस्वी में। सन 1936 ईस्वी में पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें, प्रथम अध्यक्ष जो कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे, वह कौन थे? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। यानी कि पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक पूछा जा रहा है। संवाद कौमुदी जो था, ये इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी कब छापा गया था, कब से यह शुरुआत किया गया था? तो 1821 ईस्वी से। इसे भी याद रखें। कहाँ से छपता था? तो यह छपता था कलकत्ता से। कहाँ से छपता था? यह कलकत्ता से छपता था। किस भाषा में था? भाषा की अगर हम चर्चा कर लें तो यह बांग्ला भाषा में छपता था। बांग्ला भाषा में। यह किस भाषा में छपता था? बांग्ला भाषा में छपता था। शुरुआत में यह किस चीज का विरोध किया था, यानी कि आवाज उठाया था? तो सती प्रथा के लिए, सती प्रथा के लिए यह आवाज उठाया था। कौन सा? संवाद कौमुदी। और इसके जो संपादक थे राजा राम मोहन राय। आगे देखेंगे 24, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख, शायद अगर आप हर वीडियो देखते होंगे तो एरन अभिलेख का चर्चा हम कर चुके हैं। एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कह सकते हैं। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिला था। और यह कब प्राप्त किया गया था? 510 ईस्वी में। कब प्राप्त किया गया था? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख। और यह किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश का भानुगुप्त से। गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त। आगे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेहनत करके 50 प्रश्नों का यह सेट तैयार किया जाता है। आप लोग देखें और हर प्रश्नों को देख सकते हैं, और कमेंट में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। आप कितना सही किए ये भी बता सकते हैं। तो हर्षवर्धन की अगर चर्चा कर लें तो हर्षवर्धन कब राजा बना था, ये भी हम करवा चुके हैं। 606 ईस्वी में राजा बना था। हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के तट पर, ये भी आप याद रखें। हेनसांग, इसे हेनसांग कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में जो चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, हेनसांग था, जो कि कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। 630 ईस्वी में आया था। 645 तक यह रहा। यहाँ एक पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, हेनसांग। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। राजकुमार भी कहा जाता है हेनसांग को। 630 ईस्वी में आया था। 606 में हर्षवर्धन राजा बना था। हर एक पॉइंट याद रखना है। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा? तो ये कौन सा योजना था? ये माउंटबेटन योजना था। ये कौन सा योजना था? माउंटबेटन योजना था। और ये कब आया था? माउंटबेटन योजना आया था जून में आया था 1947 ईस्वी में।
और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था, विभाजन होना था। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक बात करें तो अबुल कलाम आजाद थे। कब से कब तक थे ये भी याद रखना है, 1940 ईस्वी से 45 तक, 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो कि सबसे लंबा अवधि है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा भी बने थे। ये कब? 1923 ईस्वी के अधिवेशन में भी ये अध्यक्षता कर चुके हैं और उस समय ये सबसे युवा थे। ठीक है, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात करें तो अबुल कलाम आजाद को ही माना जाता है। देखिए, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारी चीजों को, तथ्यों को हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए, जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय लॉर्ड लिथगो का शासन था, लॉर्ड लिन लिथगो। और इसका जो कार्यकाल था, कार्यकाल आप इसका जान लें, कार्यकाल जो था यह था 1936 से 43 तक, 1936 से 43 तक किसका कार्यकाल था? लॉर्ड लिन लिथगो का। अगर इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें, ये भी आप समझ लें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? कब आया था? ये आया था मार्च को आया था, 1942 ईस्वी को आया था। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट एक और है, भारत कब आया था? मार्च 1942 में। 3 सदस्य था, 3 सदस्य इसमें था। कौन कौन था? एक तो क्रिप्स खुद था, क्रिप्स था। उसके बाद एक कौन था? पैथिक लॉरेंस था। एक और था एबी एलेक्जेंडर। ठीक है, 3 वो थे, लेकिन क्रिप्स मिशन जो था ये अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष था। तो लॉर्ड लिन लिथगो उस समय शासन करता था, कार्यकाल 1936 से 43 था। कब भारत आया था क्रिप्स मिशन? तो मार्च 1942 ईस्वी को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। 3 सदस्य था, क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, एबी एलेक्जेंडर था। अध्यक्ष कौन था? तो क्रिप्स था। और इसको उत्तर दिनांकित चेक भी बोला था। किसने? महात्मा गांधी ने। उत्तर दिनांकित चेक बोला था। महात्मा गांधी के द्वारा यह वक्तव्य आया था, महात्मा गांधी। ठीक है, इसे भी याद रखें, महात्मा गांधी के द्वारा उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन को कहा गया था। आगे 29, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो कि कब छपा था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी से यह छप रहा था, भिन्न भिन्न भाषाओं में, 3-4 भाषाओं में यह छपता था। 30 नंबर सवाल, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या। तो बहुमत प्राप्त अगर बात करें तो 6, लेकिन यह सरकार 7 में बनाया था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा बहुमत लिया गया था। कहां कहां हुआ था? तो यह मोटा मोटी अगर जाने तो बंबई में हुआ था। ठीक है, उस समय बंबई, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं था, बंबई ही कहलाता था। मद्रास में भी इसका बहुमत आया था, उड़ीसा में यह बहुमत आया था, बिहार में बहुमत आया था। और बात कर लें तो मध्य प्रांत में भी इसका बहुमत था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में भी इसका बहुमत था। ठीक है, तो इस तरह से 4-2 6 में पूर्ण बहुमत आया था। आगे देखेंगे, अगला सवाल 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां हो जाएगा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था कराची अधिवेशन? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था और इसमें यह निर्णय लिया गया था। निर्णय क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन महात्मा गांधी के पर ठप्पा लगा था, महात्मा गांधी भाग लेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी भाग लेंगे। कहाँ होगा वो गोलमेज सम्मेलन? 1931 ईस्वी में लंदन में। कहाँ होगा? 1931 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखना है। हर एक पॉइंट आप याद कर लें। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल, और यह कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसमें निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लेंगे? महात्मा गांधी भाग लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए हैं 1931 ईस्वी में लंदन में। याद रखना है हर एक चीज को। अगला, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट अगर बात करें तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो यह गर्भाशयी नलिका में, जिसको फिलिपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अगर रहे, फिलिपियन ट्यूब या गर्भाशयी नलिका, तो उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ हालांकि पक्षी है लेकिन फिर भी इसे स्तनधारी में रखा गया है। मैमेल इसको बोला जाता है क्योंकि यह बच्चे को जन्म भी देता है और दूध भी पिलाता है, इसलिए। इसके आगे हम देखेंगे 35, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो वह काली मिट्टी है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। मिट्टी कितने प्रकार के हैं भारत में? 8 प्रकार के। आगे देखेंगे, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है ये जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में। इसके उदाहरण अगर मोटा मोटी जाने तो धान। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे रबी की फसल कब बोई जाती है? तो यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगर मोटा मोटी जाने तो गेहूं को रबी फसल बोला जाता है, और इसके साथ जो भी फसलें उगाई जाती है तो उसे हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? क्वेश्चन देखिए, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। इसमें नाभिक नहीं होता है। ठीक है, नाभिक नहीं होता है, ऊंट और लामा को छोड़ के, ये अपवाद में है। ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लेटलेट की बात करें तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? थ्रोम्बोसाइट की कमी से प्लेटलेट्स यानी कि एनीमिया की बीमारी होती है। प्लेटलेट्स अगर कम जाता है शरीर में, खून में, तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया की बीमारी होती है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। मोनोसाइट को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, मोनोसाइट को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट को WBC या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका भी से WBC को कहा जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाए खून में तो कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर होता है। कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर रोग होता है। तो इसे भी आप याद रखें। 39, RNA का प्राथमिक कार्य होता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते। क्वेश्चन सभी पूछा गया क्वेश्चन होता है और इंपॉर्टेंट सवाल। 50 प्रश्नों का यह जो जमावड़ा है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह फुल्ली क्लास लिया जा रहा है। RNA कह सकते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे देखेंगे, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? ये गाय है, डिस्कशन इसमें नहीं करना है। आगे देखेंगे, ये नाम है लाल सिंधी। लाल सिंधी जो है ये भी गाय की प्रजाति है, ये भी पूछा जाता है प्रश्नों में। आगे देखिए, मैरिनो किसकी प्रजाति है? तो मैरिनो जो होता है ये भेड़ की प्रजाति है, याद करते जाना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हम बता चुके हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड को भी बोला जाता है, जो कि 1970 ईस्वी में हुआ था। यह श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का जो बीज होता है, जिसको सीमेन बोला जाता है, किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो इसको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। और सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान कह सकते हैं, सबसे पहला भारत की अगर बात करें तो यह 1937 ईस्वी में हुआ था। 45, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? आसान है,
लेकिन इंपॉर्टेंट है, यह मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत नाम का एक वायरस होता है, रानीखेत नाम का यह वायरस होता है, वायरस डिजीज है ये, और एक प्रकार का यह क्या है, संक्रामक बीमारी है। यह कौन सा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, इसे भी याद रखना है। आगे लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, मांस उत्पादन से हो जाएगा। टमाटर भी इसमें आ जाएगा जो कि लाल होता है, टमाटर मांस, ये लाल क्रांति के हिस्से हैं। और यह कब शुरू किया गया था, 1980 ईस्वी में शुरू किया गया था, विशाल तिवारी नाम से, विशाल तिवारी के द्वारा।